एक बार एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ, मुझे तुमसे एक बेहद ज़रूरी बात करनी है, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी चाहती हो जो किसी को पता न चले। वो लड़की कहती है कि मैं एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती हूँ। ये सोचकर उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या यही ज़रूरी बात तुमको करनी थी। वो लड़की कहती है कि नहीं, दरअसल मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो सीबीआई में ऑफिसर है। वो लड़की काफ़ी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन लड़का उसको सीबीआई ऑफिसर वाला मिल जाता है। ये सोचकर उसकी माँ का चेहरा भी खिल जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेती हो। वो लड़की कहती है कि बस माँ, तुम्हारी परमिशन ही मिलना बाकी था। वो महिला अपने घर वालों से बात करती है, उसके बाद उस लड़के के घर वालों से बात करती है और दोनों घर वालों की सहमति के बाद आखिरकार 4 दिसंबर 2023 को धूमधाम से उन दोनों की सगाई कर दी जाती है और शादी की तारीख निकाली जाती है 24 फरवरी 2024 को। दोनों सब परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। वो लड़का एक मिशन पर होता है, इसलिए अपना पद और अपनी सारी जानकारी गोपनीय रखता है। इससे पहले कि कुछ और होता, अचानक से पुलिस आती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। और उस लड़के की जब हकीकत सबको पता चलती है तो सबसे ज़्यादा हैरानी उस महिला को होती है। ना सिर्फ उस महिला को हैरानी होती है बल्कि पूरी दिल्ली हैरान रह जाती है ये सोचकर कि आखिरकार एक लड़के के कितने सारे रूप हो सकते हैं। आज की कहानी उस लड़के की है जो अलग अलग रूप में अलग अलग चेहरे बनाकर घूमता रहता था। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कहानी है देश की राजधानी नई दिल्ली की। नई दिल्ली में एक इलाका आता है दिलशाद गार्डन, और दिलशाद गार्डन का रहने वाला है महावीर। महावीर 13 दिसंबर 2023 को नंदनगरी थाने में जाता है और कहता है कि साहब, मेरी माँ, जिनकी उम्र लगभग 61 वर्ष है, जिनका दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर मकान है, एक मकान हर्ष विहार में है, दूसरा मकान नंदनगरी में है। साहब, मेरी माँ किराएदारों से बस किराया वसूल करने गई थी, 3 दिन तक हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी माँ लौट कर नहीं आई है। पुलिस महावीर की तहरीर पर गुमशुदगी का मामला दर्ज करती है और अन्य मामलों को जैसे देखती है, इस मामले को भी पुलिस वैसा ही देखती है। उस लड़के को तसल्ली दी जाती है कि तुम परेशान ना हो, जितना जल्दी हो सकता है तुम्हारी माँ को खोज कर तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। पुलिस अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देती है, लेकिन वो लड़का अपनी माँ की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जहाँ जाकर वो अपनी माँ के बारे में पता न किया हो। उसकी माँ जहाँ भी उठती बैठती थी, जहाँ भी उसकी माँ का आना जाना था, जो भी उसकी माँ के संपर्क में थे, उन सभी जगहों पर जाकर वो लड़का अपनी माँ को पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। 15 दिसंबर 2023 को अचानक से हर्ष विहार से नंदनगरी थाने में एक फ़ोन जाता है कि यहाँ एक कमरे से बहुत तेज़ से दुर्गंध आ रही है। सूचना पाते ही पुलिस उस जगह पर पहुँचती है और उस कमरे को खोलती है। कमरे को जब खोला जाता है तो पता चलता है कि कमरे में सब कुछ तो सामान्य है, लेकिन कमरे में एक दीवान है और उस दीवान के नीचे से बहुत ही तेज़ी से दुर्गंध आ रही है। पुलिस जब उस दीवान को खोलती है तो उस दीवान के नीचे से पन्नी में लिपटी हुई एक महिला की लाश मिलती है। लाश काफ़ी ज़्यादा सड़ चुकी थी, इसलिए लाश की पहचान होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन महिला के तन पर जो कपड़े थे, उस कपड़े के आधार पर महिला की पहचान होती है कि ये तो वही महिला है जिसकी कुछ दिन पहले नंदनगरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उस महिला का नाम होता है आशा देवी, जिनकी उम्र होती है लगभग 61 वर्ष। पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुट जाती है कि आखिरकार इस महिला की हत्या किसने की है, इस महिला की हत्या का कारण क्या है और किसने इस महिला की हत्या की है। पुलिस इन सभी सवालों के तलाश में जुट जाती है और साथ ही इस महिला के संपर्क में जितने भी लोग थे उन सभी को थाने बुलाकर पूछताछ करना शुरू कर देती है और साथ ही इस महिला के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल भी निकाली जाती है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर आती है और काफ़ी देर तक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ में कोई ऐसा सबूत नहीं लगता है जिसके आधार पर पुलिस कह सके कि कातिल कौन है और किसने इस महिला की हत्या की है और इस हत्या का कारण क्या है। पुलिस कातिल की तलाश करते करते अचानक से एक दिन नंदनगरी में उस महिला के मकान में जाती है और किराएदारों से पूछताछ करती है। तो किराएदारों से पूछताछ में पता चलता है कि बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक लड़का जिसका नाम देवेंद्र कुमार उर्फ देव है, वो कई दिनों से लापता है। देवेंद्र, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के धीमरपुर गांव का रहने वाला था। पुलिस उस लड़के के बारे में पता करने की कोशिश करती है तो देवेंद्र का फ़ोन स्विच ऑफ था। देवेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम का गठन किया जाता है। एसीपी अभिषेक गुप्ता और एसएचओ रणधीर सिंह अपनी टीम बनाकर देवेंद्र की तलाश में जुट जाते हैं। पुलिस की एक टीम अलीगढ़ जाती है तो पुलिस को वहां पर एक किसान मिलता है। उस किसान के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा देवेंद्र था। पुलिस को देवेंद्र वहां बहुत आसानी से मिल जाता है। पुलिस देवेंद्र को अपनी हिरासत में लेती है और उससे सबसे पहले यही सवाल पूछती है
कि आखिरकार तुम उस किराए के कमरे को छोड़कर अचानक से लापता क्यों हो गए। जैसे ही पुलिस ये सवाल करती है तो देवेंद्र गोल मटोल जवाब देने लगता है, लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगती है देवेंद्र सारे सच बताने लगता है। देवेंद्र पुलिस को बताता है कि साहब, मैं साल 2015 में अपने गांव से दिल्ली बड़ा आदमी बनने के लिए गया था। मैंने वहां पर कॉपर का बिजनेस शुरू किया जो कुछ दिन बाद अच्छा चलने लगा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आता है मेरा सारा कारोबार ठप हो जाता है। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। इसी बीच वो नंद नगरी के एक किराए के कमरे में रहने लगता है। इसी बीच वो लड़का एक दिन अपने गांव जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं जर्मनी में पढ़ने लगा हूं और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने वहां पर डॉक्टरी का एडमिशन भी ले लिया है और बहुत जल्दी मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और बड़ा आदमी बनकर जब मैं आपके सामने आऊँगा तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसके पिता किसान थे, इतने पैसे उसके पास थे नहीं, और उसके पिता ने अपने 3 बीघा खेत को बेच दिया और जितने भी पैसे मिले थे वो सभी देवेंद्र को दे दिया। लेकिन देवेंद्र को जाना था जर्मनी, लेकिन वो जर्मनी न जाकर नंद नगरी के किराए के कमरे में रहने लगता है, जहाँ पर एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र लगभग 61 साल की होती है, वो महिला जब इस लड़के से किराया मांगने आती है तो इन दोनों के बीच में खूब अच्छी दोस्ती हो जाती है। यानी कि लड़के की उम्र लगभग 28 वर्ष की होती है और महिला की उम्र लगभग 61 साल की होती है। दोनों के बीच में खूब अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। हालांकि इस महिला के पति की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला खुद को बहुत ही अकेला समझने लगती है। देवेंद्र कुमार और आशा देवी के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं और दोनों जब एक दूसरे से मन करता था तो मिला भी करते थे। लेकिन देवेंद्र जिस कमरे में रहता था उसकी ऊपर वाली मंजिल पर एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की रहती थी। देवेंद्र अक्सर उसको देखता रहता था। एक दिन देवेंद्र और उस लड़की के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के दौरान जब वो लड़की देवेंद्र को डांट रही थी तभी देवेंद्र कहता है कि शायद तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं CBI ऑफिसर हूँ। यानी कि वो देवेंद्र अपने बाप को बताता था कि वो डॉक्टर है और इस लड़की को बताया कि मैं CBI ऑफिसर हूँ। लड़की जैसे ही सुनती है कि देवेंद्र CBI ऑफिसर है तो देवेंद्र की तरफ आकर्षित हो जाती है। देवेंद्र कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की एक अच्छी जगह नौकरी भी लगवा सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की और ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। और घर वालों की सहमति के बाद आखिरकार 4 दिसंबर 2023 को दोनों की धूमधाम से सगाई हुई हो जाती है और 24 फरवरी 2024 को दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन मकान मालकिन, जिनका नाम आशा देवी होता है, उनको जब पता चलता है कि 3 से 4 साल तक हमारे बीच में शारीरिक संबंध भी थे और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, अचानक से देवेंद्र की ज़िंदगी में एक नई लड़की आ गई है, तो आशा देवी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और आशा देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। 10 दिसंबर 2023 को आशा देवी ने हर्ष विहार स्थित अपने मकान में देवेंद्र से कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे कुछ बातचीत करनी है। देवेंद्र आशा देवी से मिलने उसके मकान में जाता है और कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ और मुझे परेशान ना करो। लेकिन आशा देवी ने उसको खूब डांटा फटकारा और कहती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकते हो। देवेंद्र ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उससे काफ़ी मिन्नत भी करता है और आशा देवी का काफ़ी विरोध करता है। आशा देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आशा देवी ने एक के बाद एक कई थप्पड़ देवेंद्र को मारने लगती है। देवेंद्र को जब एक के बाद एक थप्पड़ पड़ने लगते हैं तो देवेंद्र गुस्से में आ जाता है और पास में पड़ी ईंट को उठाकर आशा देवी को बहुत तेज़ी से मारता है। ईंट लगने के बाद आशा देवी वहीं पर गिर जाती है, उसके सिर से खून बहने लगता है, जिसके बाद देवेंद्र को और ज़्यादा गुस्सा आता है और देवेंद्र उसी ईंट से आशा देवी की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद देवेंद्र को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बाज़ार जाता है और बाज़ार से 600 रुपये में 20 मीटर पन्नी खरीद कर लाता है और उसी पन्नी में आशा देवी की लाश को लपेट देता है। लपेटने के बाद आशा देवी की लाश को अच्छी तरह से पैक करता है और पैक करने के बाद नीचे वाले फ्लोर पर एक दीवान रखा हुआ था। दीवान में लाश को रखकर आराम से बंद करके आशा देवी के तन पर जो भी गहने थे और आशा देवी के पास लगभग 13,000 रुपये थे, वो सभी गहने और पैसे लेता है और लेकर वापस अपने कमरे पर आता है और अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। शायद उसकी यही गलती उस पर भारी पड़ती है। वो जिस तरह से कमरे से गायब हुआ था, पुलिस की नज़रों में सबसे पहले वही सस्पेक्ट बनता है, क्योंकि जब पुलिस वाले पूछताछ करने उसके मकान में गए तो सभी ने यही कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन देवेंद्र ही लापता है।
पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ किया तो उसने पूरी कहानी बता दिया। और जब कहानी बताया तो लोगों को पता चला कि ना तो वो डॉक्टर है ना सीबीआई ऑफिसर है। अपने बाप को वो डॉक्टर बनकर और उस लड़की को सीबीआई ऑफिसर बनकर वो धोखा दे रहा था और आशा देवी के साथ वो रिलेशनशिप में था, जिसकी बाद में वो हत्या भी कर देता है। पुलिस ने जब घटना का खुलासा किया तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक 61 साल की महिला का एक 28 साल के लड़के के साथ अवैध संबंध था, जबकि उस महिला का उसका खुद का अपना 32 साल का एक बेटा था जिसका नाम महावीर है, जिसने बाद में आशा देवी की थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करके समाज को अपराध मुक्त होकर एक नवीन समाज का निर्माण करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।